अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और बॉन्डिंग में, आयनिक बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और टॉपिक का नाम है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद बाबर अली केमिस्ट। ओके बेटा। तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे केमिस्ट्री। इसके पहले तो बेटा ठीक है, केमिस्ट्री। अब यहां से हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम मैंने आपसे क्या कहा? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, या हम इसको कह सकते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा, ये जो वर्ड है आयोनाइजेशन, आयोनाइज, आयोनाइज वर्ड किससे ड्राइव्ड हुआ है? आयोनाइज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का शेल से बाहर आना। आयोनाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन का शेल से बाहर आना, आयोनाइज होना। आयोनाइजेशन ये प्रोसेस हुआ, ऐसा प्रोसेस कि हमें इलेक्ट्रॉन को शेल से निकालना है और उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। भाई खुद से तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो बाहर नहीं आएगा ना। इलेक्ट्रॉन अगर शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो वो खुद से बाहर तो नहीं आ सकता, हमें एनर्जी देनी होगी जब ही तो वो बाहर आएगा। मिसाल के तौर पर आप लोग क्लास से कभी कभार बच्चों बंक कर लेते हो, बाहर निकल आते हो, कैंटीन की तरफ आते हो, खुद से नहीं आते। क्लास चल रही हो तो खुद से बैठ के आराम से पढ़ते रहोगे, लेकिन बाहर से कोई एनर्जी, एनर्जी कौन होगी? फ्रेंड्स, दोस्त इशारा कर देंगे, आ जाओ यार बाहर चलते हैं, मजा नहीं आ रहा क्लास के अंदर, समझ नहीं आ रही उर्दू या पाकिस्तान स्टडी, इस तरह के सब्जेक्ट्स। तो क्या होता है, जैसे टीचर ने मुंह उधर किया आप लोग गायब। तो होता ये है कि एनर्जी लग रही है, मतलब बाहर से किसी दोस्त ने इशारा किया है जब आप जाके बाहर निकल आए हो। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है खुद से बाहर नहीं आएगा, एनर्जी देनी होगी जब ही वो शेल छोड़कर बाहर आ जाता है। अच्छा देखें बेटा, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इसकी स्टूडेंट देखें, डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन हम आयोनाइजेशन एनर्जी की, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, सही है, एनर्जी चाहिए टू रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यस, फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो बेटा बहुत ही सिंपल मैंने लिखा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। याद रखिएगा, हमें एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। क्लियर हो गई ये बात? मैंने अभी भी आपसे कही है, इलेक्ट्रॉन खुद से बाहर नहीं आएगा, हमें एनर्जी देनी होगी उसको निकालने के लिए। और एक चीज और, इन द गैसेस एटम, याद रखिएगा वो एटम की स्टेट्स क्या होनी चाहिए बेटा? गैसेस एटम होना चाहिए। तो बहरहाल ये तो हो गई डेफिनेशन किसकी? आयोनाइजेशन एनर्जी की। अच्छा एक चीज याद रखिएगा बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी मैं कह सकता हूं इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आपने ये चीज याद रखनी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक है। एंडो मींस क्या होता है? एब्जॉर्ब। तो हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। तो वो एटम क्या कर रहा है? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एनर्जी का एब्जॉर्ब होना एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन अगर एटम से बाहर आ रहा है तो वो एनर्जी क्या करेगा? पहले एब्जॉर्ब करेगा, जब ही वो बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम, इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह सकता हूं कि फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन जो है वो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्योंकि आप एक बात बताएं बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल से रिमूव हो रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना तो चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन भी क्या हुआ, एंडोथर्मिक प्रोसेस ही हुआ। अगर आपके पास ये कभी एमसीक्यूज में आ जाए कि आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, और फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन कौन सा प्रोसेस है, वो भी एंडोथर्मिक हुआ। बेसिकली दोनों एक ही चीज हो गई। यहां तक एक चीज ये क्लियर हो गई बेटा। अब देखें यहां पर इसका यूनिट क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट याद रखिएगा बेटा, यूनिट होता है किलोजूल पर मोल। किलोजूल पर मोल इसका यूनिट है। तो बहरहाल यहां तक ही हमारी डेफिनेशन डिस्कस हो गई। एक और चीज आपको यहां पे समझाता चलूं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी दो बातों पर डिपेंड करती है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, दो चीजों पर डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी। नंबर वन, नंबर ऑफ शेल, यस, और नंबर टू आयोनाइजेशन एनर्जी, और किस पे डिपेंड करता है, यस, न्यूक्लियर चार्ज पर। हमेशा बेटा याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ शेल। इसका मतलब ये हुआ कि शेल ज्यादा होंगे, जितने शेल ज्यादा होंगे वहां आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अंडरस्टूड है ना? जितने शेल ज्यादा होंगे उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी अट्रैक्शन कम होगी, हम इजीली इलेक्ट्रॉन को वहां से पिक कर सकते हैं कम एनर्जी देकर भी। और नंबर टू बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न्यूक्लियर चार्ज के। मतलब जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा होगी। न्यूक्लियर चार्ज किसको कह रहे हैं, प्रोटॉन का चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस में चार्ज ही कौन सा होता है, प्रोटॉन का ही चार्ज होता है ना, प्लस का। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उतनी ही हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन को शेल से बाहर निकालने के लिए। तो ये चीजें क्लियर हो गई बेटा। अब हम इसको और एक्सप्लेन में करता हूं आपको इसके साथ साथ। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपसे क्या कहा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इनवर्स है किसके, नंबर ऑफ शेल। मतलब शेल ज्यादा होंगे तो वहां आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मतलब शेल ज्यादा होंगे तो हमें कम एनर्जी देनी होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए। ठीक है, तो देखें फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं दो एटम कंसीडर करते हैं ए एंड बी। ए एटम जो है हम बनाते हैं ये न्यूक्लियस, और ये इसमें एक ही शेल कंसीडर करते हैं आपको समझाने के लिए। एक एटम ऐसा है जिसमें हमने न्यूक्लियस बनाया और ये हमने इसमें 3 शेल्स बना दिए। अब मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखता हूं, ये बिल्कुल इस तरह की एग्जांपल हो गई। मिसाल के तौर पर जितना देखें आपके पेरेंट्स क्या है, आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, जितना आप न्यूक्लियस से दूर होंगे, ठीक है, उतना आजाद होंगे, उतना फ्री होंगे। मिसाल है अगर आप घर, आपके पेरेंट्स घर में हैं और आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने गए हैं तो फासला बढ़ गया। अब वहां इंस्टीट्यूट में किसी दोस्त ने आपको इशारा किया चलो आ जाओ भाई क्लास से बाहर आ जाओ, तो आपने फौरन क्लास छोड़ के बाहर चले जाना है। ठीक है, मतलब उसने कम एनर्जी लगाई और आप क्लास से रिमूव हो गए। लेकिन इसी तरह अगर आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो, एग्जाम के डेज हो और आपके फादर एंड मदर साथ बैठे हो, और अगर आपका दोस्त आके कहे कि चलो बाहर घूमते हैं, और वो कितनी भी एनर्जी लगाए उसको बहुत एनर्जी चाहिए होगी आपको घर से बाहर निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि डिस्टेंस कम है, क्योंकि आप घर में ही हैं। इसी तरह से बेटा ये एटम जो है, ये एटम जो मैंने बनाया है ए, इसमें एक ही शेल है। एक ही शेल का मतलब यहां इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा है। मतलब ये हुआ कि अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो यहां पर हमें बहुत एनर्जी चाहिए इसको निकालने के लिए। हमें इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। मतलब अगर शेल्स कम होंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन यहां अगर आप देखें कि यहां शेल ज्यादा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है इस इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम है, तो यहां हम इजीली इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। हमें कम एनर्जी देनी होगी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां शेल ज्यादा होंगे वहां यस आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, यस आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी।
लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की, जिस तरह मैंने ये दो एटम बनाए, इसी तरह हम दो एटम और कंसीडर करते हैं, ए एंड बी। देखें, एक एटम ऐसा है जिसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, 5, ठीक है बेटा, और एक एटम ऐसा है जिसका न्यूक्लियर चार्ज है 7। अब मैं आपसे कहूं बेटा, किस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा होगी? न्यूक्लियर चार्ज किसको कहते हैं? जो न्यूक्लियस में चार्ज होता है। और न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन का चार्ज होता है। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन चार्ज होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वही है। अब जहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उसने पावरफुल उसको क्या किया होगा? अट्रैक्ट किया होगा। किसको? इलेक्ट्रॉन को। यहां पे न्यूक्लियर चार्ज कम है, यहां भी अट्रैक्शन होगी, लेकिन एज कंपेयर टू +7 यहां अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी। तो यहां न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो हमें एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। यहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो हमें इलेक्ट्रॉन, हमें एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ये तो इस तरह की बात हो गई कि एग्जाम हॉल में अगर एक ही टीचर है तो इधर उधर मूव कर रहा है, तो आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। अगर वो उसकी क्वांटिटी एक है तो आपकी मूवमेंट ज्यादा है। अगर उसी एग्जाम हॉल में बहुत सारे टीचर्स आ जाए, 5-6 टीचर्स आ जाए, तो वहां न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, तो आपकी मूवमेंट कम हो जाएगी। अब ना यहां देख सकते ना यहां देख सकते, ठीक है। तो इसी तरह जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो उसकी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगी, वहां हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा चाहिए होगी। एक चीज ये क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं इसको पीरियोडिक टेबल के हवाले से। स्टूडेंट, हम आयनाइजेशन को थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल पे भी अप्लाई करते हैं। देखें, मैं यहां पे पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ए ग्रुप लिख रहा हूं, ज्यादा नहीं। फर्स्ट ए ग्रुप पे हम यहां लिख देते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सही है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ठीक है। और यहां पर मैं एक सेकंड पीरियड बना रहा हूं। देखें यहां पर सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को समझते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 है, सही है। इन दोनों को डिस्कस करते हैं। पीरियोडिक टेबल में आपको ये चीज तो पता ही है, द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप and the horizontal rows in the periodic table is called period. देखें, horizontal rows in the periodic table is called period. अब देखें, हम ये कहते हैं लिथियम जो है एटॉमिक नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 3। तो ये न्यूक्लियस बनाया, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल में 1, ठीक है। अगर आप सोडियम की बात करें तो सोडियम में हम देखते हैं एटॉमिक नंबर 11, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 एंड थर्ड शेल में 1। अब मुझे एक बात बताएं, पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो शेल बढ़ जाते हैं। देखिए ना, यहां पे शेल्स कितने बने थे? 2। एक एटम नीचे आए, एक और शेल बन गया। पोटेशियम में जाएंगे नीचे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक शेल और बढ़ जाएगा। मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो शेल बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टॉप टू बॉटम जाएं, शेल बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जहां शेल ज्यादा होंगे वहां आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसका मतलब ये कि हम लिथियम से जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उससे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन हम जो है सोडियम से निकाल सकते हैं, उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से हम पोटेशियम में से निकाल सकते हैं, और ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन हम रुबिडियम से निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जितने शेल ज्यादा होंगे वहां आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन हम कम एनर्जी देके बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात ये? इसी तरह से अगर हम लेफ्ट टू राइट बात करें लिथियम एंड बेरिलियम की, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, फर्स्ट न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में भी 2। लिथियम में कितने शेल्स बने थे? 2। बेरिलियम में भी कितने शेल्स बने? 2। दोनों में शेल्स कितने कितने? 2-2 शेल्स हैं। लेकिन एक चीज का फर्क आ जाता है,
यहां एटॉमिक नंबर 3 तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ 3, यहां पर एटॉमिक नंबर 4 तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ 4। अभी हमने कहा जहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब यह हुआ कि लिथियम से ज्यादा मुश्किल से हम इलेक्ट्रॉन किस में से निकालेंगे, बेरिलियम से। मतलब जहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वहां आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में क्या हुआ 3। इसका मतलब लिथियम में भी कितने शेल्स हैं 2, बेरिलियम में भी कितने शेल्स हैं 2, और बोरॉन में भी कितने शेल्स हैं 2। लेकिन क्या चीज इंक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब यह हुआ जहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। और जहां इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी वहां हम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वहां इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज टॉप टू बॉटम। पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि शेल बढ़ते हैं, डिक्रीज लिखेंगे। ठीक है बेटा। और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज लेफ्ट टू राइट। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, और लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। यहां तक मैं समझता हूं क्लियर हो गई होगी बात। अच्छा एक बात और बताता चलो बेटा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे कौन होता है, मेटल। पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे कौन होते हैं, नॉन मेटल्स। हम शुरू से पढ़ते हुए आते हैं मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। कभी हम ये चीज सुनते हैं नॉन मेटल ने भी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। बात समझ आ रही है, ऐसा क्यों है? इसका जवाब आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में मिलेगा। वो कैसे, देखें लेफ्ट पर मेटल है और राइट पर कौन है, नॉन मेटल। अब लेफ्ट से अगर राइट की तरफ जा रहे हैं तो क्या चीज बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, साथ में आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है। मतलब ये हुआ कि अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे मींस कि लास्ट वाले जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा। क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, और राइट साइड पे वो एलिमेंट्स हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत एनर्जी चाहिए। इतनी एनर्जी किसी दूसरे एलिमेंट के पास नॉर्मली होती नहीं है, इसलिए नॉन मेटल में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। हमेशा लूज कौन करता है, मेटल ही करता है। नॉन मेटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होता। याद रहेगी बात, क्लियर है? तो हमेशा याद रखिएगा, कभी आपसे कोई सवाल ये पूछा जाए कि नॉन मेटल में से इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं होते, तो आप क्या कहेंगे, उनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, जिसकी वजह से उनमें से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता। क्लियर हो गई बात, याद रख। अच्छा, और एक और चीज यहां पर लास्ट एक पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूं आपसे। अच्छा बेटा देखें स्टूडेंट्स, हम ये कहते हैं यहां पर एक हम यहां लिखते हैं फर्स्ट आईपी, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हम लिखते हैं सेकंड आईपी, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक हम लिखते हैं यहां पर थर्ड आईपी। देखें फर्स्ट आईपी हम ये कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए, जैसे कि सोडियम आयन की एग्जांपल रख सकते हैं। सेकंड आईपी याद रखिएगा, दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए, हम यहां पर एग्जांपल में मैग्नीशियम आयन रख लेते हैं। और अगर हम यहां कहें थर्ड आईपी, मतलब हम यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहें, ठीक है। अच्छा हमेशा याद रखिएगा एक चीज और, थर्ड आईपी जो है वो हम ये कहेंगे ग्रेटर है किससे, सेकंड आईपी से। और सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लाजमी सी बात है, तीन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वहां एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी एज कंपेयर टू द टू इलेक्ट्रॉन और एज कंपेयर टू द वन इलेक्ट्रॉन।
अच्छा, एक चीज और भी यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लूं। अमूमन बच्चे ये परेशान हो जाते हैं कि बुक्स में लिखा होता है जैसे सोडियम है, सोडियम के लिए वो परेशान होते हैं कि सर यहां लिखा हुआ है सोडियम की सेकंड आईपी ज्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट आईपी। ऐसा क्यों? देखिए सिंपल सी बात है। तो स्टूडेंट्स देखें, सोडियम की हम क्या कर रहे हैं, सेकंड आईपी ज्यादा है किससे, फर्स्ट आईपी से। क्यों? क्योंकि देखें सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 1। ठीक है, अब सोडियम के वैलेंस शेल में है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो वो लूज भी कितने करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सोडियम में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो, इसका मतलब कि आप उसके ऑक्टेट रूल को तोड़ना चाहते हैं। भाई सोडियम की आदत में, नेचर में 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, क्योंकि उसके बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप चाहते हैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो, तो मतलब आप उसका ऑक्टेट रूल तोड़ेंगे। तो अंडरस्टूड है कि जब आप उसका ऑक्टेट रूल तोड़ेंगे तो वहां एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी। इसलिए हम कहते हैं सोडियम की सेकंड आईपी ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी। मतलब सोडियम की आदत में ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना था, लेकिन अगर आप चाहते हैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो वहां आपको एनर्जी ज्यादा देनी होगी। ये बात इस तरह से हो गई, अगर आपका कोई दोस्त है, आपको पता है उसकी आदत पे 100 रुपए खर्च करना है, वहां पे 100 रुपए खर्च कर सकता है। कोई आपको कैंटीन वगैरह में कोई पेटिस या समोसे जो भी खिलाए, आपको 100 रुपीज आप पे खर्च कर सकता है। लेकिन आज आप चाहते हैं कि नहीं, वो आप पर 500 खर्च करे, तो सोचें कि आपको कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी उसके अंदर से 500, उसमें से 500 निकालने के लिए। उस दोस्त के पास से 500 निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी। सेम इसी तरह से सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने का आदी है बेटा, अगर आप चाहते हैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, तो सोचें कितनी एनर्जी देनी होगी उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसलिए हम कहते हैं सोडियम की सेकंड आईपी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी। तो बहरहाल बेटा यहां तक क्लियर हो गई बात। और याद रखिएगा मैंने क्या कहा, मेटल ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, नॉन मेटल नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन मेटल जो हैं उनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। क्लियर हो गई बात। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और 2-4 चीजें। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, हमेशा याद रखिएगा बेटा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। हम इनको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।